नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आरएस कैप्सूल में। राजस्थान के सामाजिक प्रथा कौन कौन सी है, रीति रिवाज क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रथा और रीति रिवाजों के बारे में हमारा फॉर्मेट इस तरीके से रहने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद में एक पूरी व्याख्या देखेंगे, है ना। ये व्याख्या इस तरीके से कवर करेंगे कि सामाजिक प्रथा और रीति रिवाज के जितने भी पॉइंट बनने वाले होंगे उन सबको हम लोग व्याख्या के अंदर कवर कर लेंगे। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए कॉम्बो हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी भी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सीरीज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि एमसीक्यू एक बार क्या है कि हम लोग देख लेते हैं तो हमारे दिमाग की फॉर्मेटिंग इस तरीके की होती है कि एक बार अगर हमें कोई प्रश्न पूछ ले तो फिर हमारी जिज्ञासा ज़्यादा हो जाती है उससे संबंधित ज्ञान अर्जन करने की, और वो हमें लंबे समय तक याद भी रहता है ना। तो करते हैं शुरू। हिंदू धर्म में प्रचलित प्रमुख 3 संस्कार जो कि जन्म के पूर्व में उसके संबंध में हमें विचार करना है। वैसे तो टोटल संस्कारों की संख्या होती है 16, है ना। आप सबको पता होगा कि टोटल हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है। इनमें से 3 संस्कार जो है वो जन्म से पहले होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में एक बार कर लेते हैं चर्चा। पहला लिखा हुआ है गर्भ धारण संस्कार जो है इसका मुख्य उद्देश्य शिशु के गर्भ में आने के समय संपन्न किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है यहाँ तक, है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो उस टाइम हम कौन सा संस्कार करते हैं, तो गर्भाधान संस्कार करते हैं या गर्भधारण संस्कार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है पुंसवन संस्कार जो है इसको गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में आयोजित किया जाता है। ये भी ठीक है। पुंसवन संस्कार कब आयोजित किया जाता है, तो जब महिला गर्भ धारण कर लेती है उसके दूसरे या फिर तीसरे महीने में, या ऐसे कह सकते हैं दूसरे तीसरे महीने के दौरान क्या होता है कि गर्भधारण संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है ना। नेक्स्ट आ रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो गर्भवती महिलाओं को, एक मिनट, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं इनको नकारात्मक या फिर अमंगलकारी जो शक्तियां होती है इससे सुरक्षा प्रदान करना थी। ये भी स्टेटमेंट ठीक है ना। सीमंतोन्नयन जो संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार ये इसलिए होता है कि जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो क्या होता है कि उसे कोई अमंगलकारी शक्तियाँ उसके नीचे पीछे न पड़ जाए, इस कारण से ये संस्कार किया जाता है ना। जैसे कोई भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो गर्भ धारण के बाद में ऐसा माना जाता है कि स्त्री का जल्दी पीछा करते हैं, तो ये संस्कार इसलिए किया जाता है। तो ये हो गए तीनों संस्कार, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से हो गए, एक हो गया गर्भधारण या गर्भाधान, एक हो गया पुंसवन, एक हो गया सीमंतोन्नयन। ये जो 3 संस्कार हमने पढ़े हैं ये बच्चे का जन्म होता है उससे पहले जब वह गर्भधारण की स्थिति में होती है स्त्री, उस टाइम जो है ये संस्कार किए जाते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं, है ना। गर्भाधान ये हिंदू धर्म का पहला संस्कार है जो शिशु के गर्भ में आने पर किया जाता है। पुंसवन जो है ये दूसरा संस्कार है जिसे गर्भाधान के बाद में दूसरे या तीसरे महीने में संपन्न किया जाता है। सीमंतोन्नयन जो है यह है तीसरा संस्कार जो कि गर्भवती महिला की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि उसे अमंगलकारी जो शक्तियाँ हैं उससे बचाया जा सके। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जो है ये तीनों के तीनों संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व में संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 संस्कार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है शिशु के जन्म के पश्चात होने वाले प्रारंभिक संस्कारों के संदर्भ में हमें विचार करना है। जात कर्म संस्कार के दौरान क्या होता है कि नवजात को घर के किसी बड़े सदस्य के द्वारा प्रथम बार जो है घूंटी पिलाई जाती है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ तक तो ठीक है। जात कर्म संस्कार जो है चौथा संस्कार माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद में घर का कोई भी पुरुष है या महिला है जो भी बड़ा है वो क्या करता है कि बच्चे को पेय पदार्थ पिलाते हैं जिसे हम लोग घूंटी के नाम से जानते हैं ना। नेक्स्ट है निष्क्रमण संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना। यह भी सही है। निष्क्रमण संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर निकालना है। इसमें क्या होता है कि शिशु जो होता है उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन जो है कराए जाते हैं, है ना। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है कि शिशु जो है उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। शिशु को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराने हेतु अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है ये कि अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है, तो जब शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है तब ये संस्कार होता है, और ये जन्म के 11वें दिन नहीं होता है। ये गलत हो गया, ये तो लॉजिक लगाने वाली बात है। 11वें दिन तो कहाँ से होगा, तो ये होता है 7वें महीने में। कौन से महीने में होता है? जब शिशु 6ठे महीने से 7वें महीने में प्रवेश करता है तो फिर उसको अन्नप्राशन संस्कार करवा दिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जात कर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद घर के किसी सदस्य द्वारा बच्चे को
पेय पदार्थ अर्थात घूंटी पिलाई जाती है, वो होता है जातकर्म संस्कार। एक होता है नामकरण। नामकरण जो संस्कार है ये जन्म के 11वें दिन संपन्न होता है ना। नामकरण संस्कार कब होता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 11वें दिन जो है ये संस्कार किया जाता है। फिर है निष्क्रमण। एक मिनट। निष्क्रमण, इसका अर्थ है शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना, है ना। निष्क्रमण का अर्थ क्या हो गया? बच्चे को जो है पहली बार घर से बाहर लाना, उसे सूर्य और चंद्रमा की जो ज्योति है वो दिखाई जाती है। अन्नप्राशन क्या होता है? यह संस्कार 7वें महीने में होता है। शिशु को पहली बार क्या होता है? इसमें अन्न खिलाते हैं। नेक्स्ट है चूड़ाक्रम, विद्यारंभ, और ये मतलब जो 3 संस्कार दिए गए इनके बारे में हमें विचार करना है। मुंडन या जड़ूला, जिसे हम लोग चूड़ाक्रम के नाम से भी जानते हैं, यह संस्कार सामान्यतः शिशु की आयु के 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार सिर के बाल कटवाने हेतु किया जाता है। तो ये सही है एकदम, है ना। इसको 3 नामों से जानते हैं। चूड़ाक्रम भी कह सकते हैं इसको जड़ूला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जड़ूला भी कह सकते हैं, इसको मुंडन भी कह सकते हैं। जब बच्चा जो है 2 से 3 साल का हो जाता है तो पहली बार जो है उसके उसके सिर का क्या होता है? मुंडन करवाया जाता है, अर्थात बाल हटवाए जाते हैं, उसको कहते हैं मुंडन। अगला है कर्णवेद संस्कार के अंतर्गत बालक के कान जो है बींधे जाते हैं, ये परंपरा है, ये सही है। उपनयन, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं, 8 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें सूत के 3 धागों वाली जनेऊ जो है वो धारण कर दी जाती है। उपनयन जो संस्कार है, कौन सा संस्कार? उपनयन। इसको जो है यज्ञोपवीत के नाम से भी जानते हैं। जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसे क्या होता है? जनेऊ पहना दी जाती है। ये जनेऊ होती क्या है? तो सूत के 3 धागों की बनी हुई होती है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। चूड़ाक्रम, इसे जड़ूला या मुंडन भी कहते हैं। 2 से 3 साल की उम्र में बालों के प्रथम बार विसर्जन का ये प्रतीक है। एक संस्कार होता है विद्यारंभ। जब बालक जो है बोलना शुरू कर देता है तब वह उसे शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराने के लिए ये जो संस्कार है वो किया जाता है ना। विद्यारंभ संस्कार जो है ये जब शिशु बोलना शुरू कर देता है तब बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से क्या होता है? परिचित कराया जाता है ना। नेक्स्ट है कर्णवेद, जो कि कानों को बींधा जाता है शिशु के। यज्ञोपवीत, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, ये 8 वर्ष की आयु में होता है। सूत के 3 धागों वाली जनेऊ जो है धारण करने की प्रथा है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट पर विचार करना है। केशांत संस्कार में यौवनावस्था के दौरान पहली बार दाढ़ी और मूंछ के जो बाल है वो काटे जाते हैं, ये ठीक है। केशांत में क्या होता है? जब बच्चा जो है यौवन अवस्था में आ जाता है तो पहली बार उसके जो मूंछ और दाढ़ी के जो बाल होते हैं उसको काटे जाते हैं, है ना। मूंछ और दाढ़ी जो है इनके बाल केशांत के नाम से जाने जाते हैं जब काट लेते हैं तो। समावर्तन संस्कार तब संपन्न होता है जब बालक अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से घर लौटता है। समावर्तन, ये संस्कार जब बालक जो है अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो वह गुरुकुल से अपने घर की ओर लौटता है, तब ये होता है संस्कार। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना और विवाह, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से जानते हैं, ये अनिवार्य माना जाता है। देखिएगा, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो जानी चाहिए, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और विवाह जो है, पाणी ग्रहण संस्कार जो है वो अनिवार्य माना जाता है ना। विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार कब होता है? 25 वर्ष की आयु में होता है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ना। अब व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वेदारंभ किसको बोलते हैं? बालक को, एक मिनट, वेदारंभ, बालक को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल जो भेजा जाता है वह संस्कार होता है वेदारंभ के नाम से। नाम से ही पता चलता है वेदों का आरंभ, है ना, वेदारंभ। तो बालक जब वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं वेदारंभ। केशांत में क्या होता है कि यौवन में पहली बार मूंछ और दाढ़ी के बाल जो है वो काटे जाते हैं। समावर्तन जो है शिक्षा के उपरांत गुरुकुल से घर वापसी का जो संस्कार है वो समावर्तन है। फिर विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार होता है 25 वर्ष की आयु के ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। अंत्येष्टि, इसे अंतिम संस्कार माना जाता है। इसे अग्नि परिग्रह के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? अग्नि परिग्रह संस्कार, जहाँ शरीर जो है अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा, ये जो 16 संस्कार है ये हमने पूरे कर लिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सामाजिक प्रथाएं चल रही है उसके बारे में देखेंगे। भारत में सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने 1829 में
कानून बना करके प्रतिबंधित किया था। ठीक है, यहाँ तक है ना। सती प्रथा जो है उसको किसने कानून बना करके प्रतिबंधित किया? तो विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया? 1829 को, है ना। विलियम बेंटिक के प्रयासों से क्या होता है कि सती प्रथा जो है विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाती है। और ये रोक किन के कहने पर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं हमारे जो राजा राममोहन राय हुए, इन्होंने प्रयास किया था और इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक जो है इसने 1829 को कानून बना करके इस पर जो है रोक लगा दी थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी नरेश विष्णु सिंह जो है इन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, है ना। 1822 को क्या होता है कि राजस्थान में सती प्रथा पर पहली बार रोक लगाई जाती है। आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में सती प्रथा पर पहली बार रोक कब लगेगी? तो पहली बार रोक लगाई गई थी विष्णु सिंह के द्वारा। किसने लगाई थी? विष्णु सिंह के द्वारा। देखिएगा 1829 को कानून बनता है, इससे पहले ही हमारे राजस्थान में सती प्रथा जो है बूंदी की नरेश ने बैन कर दी थी, है ना। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में पहली बार क्या होता है कि सती प्रथा जो है उस पर रोक लगाते हैं बूंदी के शासक विष्णु सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अलवर में महाराजा बन्ने सिंह जो है इन्होंने 1830 में और बीकानेर रियासत ने 1825 में सती प्रथा पर रोक लगाई। ऐसे स्टेटमेंट आजकल पूछे जाने लग गए हैं, तो ये इन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं एकदम डिटेल के साथ में। सती प्रथा का अंत जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 को विलियम बेंटिक ने कानून बना करके किया। ब्रिटिश प्रभाव के कारण राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत जो है उसने पहल की। बूंदी नरेश ने 1822 को, विष्णु सिंह था यहाँ का नरेश, उसने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया, है। सती प्रथा को गैर कानूनी पहली बार किसने घोषित किया? तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रिक हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, एक सेकेंड। बूंदी बिकी लवर में, ठीक है। बूंदी बिकी लवर में, जय डूबा पर जोध में, जय डूबा पर जोध में, जय डूबा पर जोध में, है ना। ठीक है, बूंदी बिकी लवर में, जय डूबा पर जोध में। 2-3 बार रिपीटेशन करेंगे, याद हो जाएगा। बूंदी बिकी लवर में, जय डूबा पर जोध में, बूंदी बिकी लवर में, जय डूबा पर जोध में। बूंदी से बूंदी होगी, बिकी से बीकानेर हो गया, लवर से अलवर हो गया, जय से जयपुर हो गया, डू से डूंगरपुर हो गया, बा से बांसवाड़ा हो गया, पर से प्रतापगढ़ हो गया, जोधपुर से जोधपुर हो गया। ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो है रोक लगाई थी इन रियासतों ने, है ना। अब देख लेते हैं एक बार डिटेल से। जैसे कि बूंदी नरेश ने तो 1822 को गैर कानूनी घोषित कर दिया, शासक था विष्णु सिंह। बीकानेर रियासत ने 1825 को रोक लगाई थी। कब रोक लगाई थी? 1825 को बीकानेर लगाई। उसके बाद में क्या होता है कि 1830 को लगाती है अलवर रियासत। अलवर रियासत के शासक थे बन्ने सिंह। कौन थे? बन्ने सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय जो है, जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय जो है इन्होंने 1844 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया। ये स्टेटमेंट तो ज़्यादा पूछा जाता है सबसे कि जयपुर रियासत ने सती प्रथा पर रोक कब लगाई? तो लगाई थी 1844 को। शासक थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। इन्होंने 1844 को जो है 48 को जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। हाँ, जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह। इन्होंने 1848 को क्या हुआ? सती प्रथा जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासत जो है इन्होंने 1846 को सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगाई थी। सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगाई 1846 को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर में 1844 को राम सिंह द्वितीय ने, जोधपुर में 1848 को तख्त सिंह ने, वागड़ में कौन कौन से आगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने 1846 को रोक लगाई। इन रियासतों ने इसे न केवल रोका बल्कि इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान की अंतिम सती हुई रूप कंवर 1887 को सिक्कर के दिवराला में अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ में, है ना। राजस्थान की अंतिम सती कौन हुई? रूप कंवर। कब हुई? 1987 को सिक्कर के दिवराला में अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ में। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जो है इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया 1987 को, नाम रखा राजस्थान सती निवारण अधिनियम, अध्यादेश, है ना। ऐसा पूछा जाता है कि ये अध्यादेश कब आता है? तो 1987 को हरिदेव जोशी लेकर आते हैं। सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने के लिए यह अध्यादेश लागू होता है 1988 को जनवरी में, है ना। 3 जनवरी 1988 को जो है ये अध्यादेश लागू हो जाता है। राजस्थान की अंतिम सती पूछ ले तो रूप कंवर थी 1987 को, सिक्कर के दिवराला में थी अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ में, और हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है। व्याख्या पढ़ लेते हैं।
1987 को सीकर के दिवराला में अंतिम सती। महिला का नाम था रूप कंवर और इनके पति का नाम था माल सिंह शेखावत। अध्यादेश 1987 को आता है जो कि 3 जनवरी 1988 को लागू हो जाता है। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। राजस्थान में कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक 1833 को कोटा रियासत के महाराव राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं एक बार। इसकी ट्रिक ये रहने वाली है कि कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने कन्या वध रोकने पर रोक लगाई थी, कन्या वध पर रोक लगाई थी। तो इनको हम लोग एक ट्रिक से माध्यम से याद कर लेंगे कि कन्या पर कब्जा रखो या कन्या को कब्जे में रखो, है ना। कन्या को क्या रखो? कब्जे में रखो। क से हो गया कोटा, क से क्या हो गया? कोटा। कोटा रियासत ने 1833 को रोक लगाई, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है बे। बे से हो गया बूंदी। बूंदी ने कब लगाई? तो 1934 को लगाई। बूंदी ने लगाई 1934 को। कब्जा, जय को हम लोग याद रख लेंगे जयपुर, है ना। जयपुर ने कब लगाई? जयपुर ने लगाई 1944 को, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे कि कन्या को कब्जे में रखो। कैसे हो गया? कोटा 1833 को। बे से हो गया बूंदी 1834 को और जय से हो गया जयपुर 1944 को, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं। कन्या वध का सर्वप्रथम रोक लगाई कोटा रियासत शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा में यह प्रतिबंध जो है विल्किंसन के प्रयासों से लगा था, है ना। जो पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ का विल्किंसन, उसके प्रयासों से लगती है रोक। बूंदी में लगती है 1834 को, जयपुर में 1844 को। शासक थे राम सिंह द्वितीय, है ना। शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कन्या वध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा है। राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 को रोक लगाई। बूंदी के बाद में कोटा में 1834 को रोक लगाई। जयपुर रियासत ने 1844 को शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में रोक लगाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले प्रश्न को। डाकण प्रथा जो है विशेषकर जनजातियों जैसे कि मीणा और भील में प्रचलित थी, जिसमें महिला का दोषी होना ठहराया जाता था। यहाँ तक तो ठीक है। डाकण प्रथा जो है ये क्या हुआ करती थी? तो सर डाकण प्रथा में क्या होता है कि ये जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित थी। ये इनमें जो है महिला को दोषी ठहराया जाता था। महिला को डाकण कह करके उसको प्रताड़ित किया जाता था, है ना। सर्वप्रथम 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय में रोक लगाई जाती है। सर्वप्रथम रोक कब लगती है डाकण प्रथा पर? ये लगती है अक्टूबर 1853 को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। डाकण प्रथा पर लगभग यही प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले रोक किसने लगाई? तो 1853 को लगाई थी स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है। फिर समाधि प्रथा पर 1844 को जयपुर में लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा। ये भी सही है। समाधि प्रथा पर कब रोक लगी थी? 1844 को लुडलो के प्रयासों से, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। डाकण प्रथा यह कुप्रथा जनजातियों विशेषकर मीणा और भीलों में व्याप्त थी। अक्टूबर 1853 को महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगाई। 1844 को जयपुर में समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। समाधि प्रथा को रोकने का श्रेय जाता है लुडलो को, है ना। लुडलो के प्रयासों से ही रुकी थी। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बना करके दास प्रथा को समाप्त किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। विलियम बेंटिक जो है इसने दास प्रथा पर रोक कब लगाई थी? तो दास प्रथा पर रोक लगाई थी 1832 को, है ना। विलियम बेंटिक ही लगाता है रोक, लेकिन लगाता है 1832 को दास प्रथा पर रोक। दास प्रथा, दासों को कई नामों से जाना जाता था, जैसे इनको दास भी कहते थे, दास दासी हो गए, है ना। इसके अलावा इनको गोला कहते हैं, चाकर कहते हैं। ये इनके कई उपनाम हुआ करते थे। विवाह के अवसर पर चारण पाठ और ढोलियों के द्वारा जो मांगी जाने वाली मुंह मांगी दान दक्षिणा होती थी, उनको त्याग के नाम से जाना जाता था। ये भी ठीक है। त्याग प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें होता ये था कि जब विवाह होता था तो चारण भाट ढोली जाति के जो लोग होते थे वो लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा लेते थे, जिसको त्याग प्रथा कहते थे। किस नाम से जानते थे? त्याग प्रथा से। और इसको गैर कानूनी घोषित किया था जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने। किसने किया था? मान सिंह जोधपुर के थे, इन्होंने किया था 1841 को। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि दास प्रथा जो है इस पर रोक किसने लगाई? तो मान सिंह ने लगाई थी, जो कि जोधपुर के शासक थे, और लगाई थी 1841 को, ठीक है। दास प्रथा के नाम देख लेते हैं। समाज में इन्हें दास, दासी, गोला और चाकर नामों से पुकारा जाता था। 1832 को विलियम बेंटिक ने कानून के माध्यम से इसे समाप्त किया। त्याग प्रथा का अर्थ होता है कि लड़की वालों से चारण भाट ढोली जाति जो है ये मुंह मांगी दान दक्षिणा लिया करती थी। 1841 को क्या होता है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह जो है वो इसे गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट है सागरी प्रथा को बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, जहाँ साहूकार कर्ज के बदले व्यक्ति को घरेलू नौकर के रूप में रखता था, दास, आड़ी, चाकर के रूप में। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि सागरी प्रथा को बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। इसमें होता यह था कि साहूकार जो है
किसी व्यक्ति को कर्ज देता था तो उसके बदले में उस व्यक्ति से घरेलू काम करवाए जाते थे, घरेलू नौकर के रूप में। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आता है 1961 को, इस कुप्रथा को रोकने के लिए, है ना। ये जो सागड़ी प्रथा अधिनियम सागड़ी प्रथा चल रही थी, इस पर अधिनियम आता है 1961 को। कब आता है? 1961 को आता है अधिनियम, ये याद रख लेंगे। सवाई जय सिंह द्वितीय पहले हिंदू राजपूत राजा थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून लागू करने के नियम बनाए थे। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि पहला हिंदू राजा कौन था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए थे? तो ये थे हमारे सवाई जय सिंह द्वितीय, है ना। सवाई जय सिंह द्वितीय जो है ये पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए कानून बनाए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से डलहौजी जो है ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाता है। सेंट्रल लेवल पर डलहौजी लाता है 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, सागड़ी प्रथा का मतलब क्या होता है? उधार दी गई राशि के बदले साहूकार गरीबों से घरेलू नौकर के रूप में काम करवाते थे। सागड़ी प्रथा के तहत रखे गए नौकरों को दास, हाड़ी या चाकर कहा जाता था। 1961 को राजस्थान में एक कानून आता है। सवाई जय सिंह द्वितीय जो है ये नियम बनाने वाले पहले हिंदू राजा थे विधवा विवाह पर, है ना। विधवा विवाह पर कानून बनाने वाले पहले हिंदू राजा थे जय सिंह द्वितीय। 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या होता है? डलहौजी पुनर्विवाह पर अधिनियम लाता है। बाल विवाह के बारे में देख लेते हैं। भारत में बाल विवाह की शुरुआत परंपरा का सूत्रपात जो है राजा हर्षवर्धन के काल में माना जाता है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन कब से शुरू होता है? हर्षवर्धन के काल से। जोधपुर के महाराजा हुए जसवंत सिंह द्वितीय, इनके काल में इनके प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह। इन्होंने 1885 को बाल विवाह हेतु कानून बनाया था, है ना। इसको एक ट्रिक के माध्यम से एक बार देख लेते हैं पहले, जैसे कि बाल विवाह रोकने वाले रियासतें कौन कौन सी थी। हम इससे ऐसे याद रख लेंगे कि आजकल के जो बालक है वो जो है लवर ने किसको जोते हैं? ये लवर को ढूंढते रहते हैं ना, जो है लवर, अर्थात जो है, इससे याद रखेंगे जोधपुर लवर से हो गया अलवर, यानी कि पहले जोधपुर रोक लगाएगा फिर कौन लगाएगा? अलवर। आजकल का टाबर है बेकाई जो है लवर ने जोता फिर है। तो ऐसे हो गया, जो से हो गया जोधपुर और लवर से हो गया अलवर। अब देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। भारत में बाल विवाह की परंपरा का सूत्रपात हर्षवर्धन के काल में हुआ। ठीक है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में इनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1885 को यह कानून बनाया। ठीक है, बाल विवाह पर कानून 1885 को जोधपुर के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह जो कि जसवंत सिंह द्वितीय के समय में थे, इन्होंने कानून बनाया। 1903 को अलवर रियासत ने नए बाल विवाह बल्कि अनमेल विवाह जो है उस पर भी कानून बनाया था। 1903 को क्या होता है कि अलवर रियासत जो है बाल विवाह और अनमेल विवाह जो है इनको निषेध करने वाला कानून बनाती है। ठीक है, भारत में बाल विवाह का प्रचलन जो है हर्षवर्धन के काल में शुरू होता है। 1885 में जोधपुर रियासत ने रोकने का प्रयास किया। प्रताप सिंह जो है जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री, इन्होंने कानून बनाया। अलवर ने 1903 को निषेध घोषित कर दिया और बाल विवाह के साथ साथ अनमेल विवाह पर रोक लगाई थी 1903 को अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विचार करना है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से। ये लागू कब होता है? ये होता है 1 अप्रैल 1930 को, है ना। 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू हो जाता है। इसके तहत लड़के की आयु तो थी 18 वर्ष, लड़की की थी 14 वर्ष, है ना। ये भी ठीक है। हरविलास शारदा के प्रयासों से इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। ये 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हो जाता है। इसमें 18 वर्ष और 14 वर्ष की आयु का प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान की कई सारी प्रथाएं चल रही थी, उनके बारे में अब और देख लेते हैं। डावरिया प्रथा के अंतर्गत शासक वर्ग जो है अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के साथ में कुंवारी कन्याएं भी भेजते थे। डावरिया प्रथा क्या थी? डावरिया प्रथा में क्या होता था कि राजस्थान का जो शासक समुदाय है वे अपनी लड़की की जब शादी करता था तो शादी में अपनी लड़की के साथ ही साथ कुछ कुंवारी कन्याओं को दहेज के साथ में भेजता था, है ना। जो दहेज दिया जाता था लड़की को, उस दहेज के साथ में कुंवारी कन्या जो है इनको भी भेज दिया जाता था। इस प्रथा को डावरिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। एक होती है नाता प्रथा, यह एक पुनर्विवाह की प्रथा है। इसमें पत्नी जो है सहमति से अपने पति को छोड़कर के अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है ना। नाता प्रथा क्या होता है? तो नाता प्रथा जो ये भी एक पुनर्विवाह की प्रथा है। इसमें पत्नी क्या करती है? सहमति से अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ में रहती है, रह सकती है। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु के लिए लाए जाने वाले गहने और कपड़ों को बरी पड़ला या चिकनी कोथली कहा जाता है। विवाह के अवसर पर वर पक्ष जो है वह लाता है वधु पक्ष के लिए गहने और कुछ कपड़े लाता है।
इनको बरी पड़ला कहते हैं या फिर इसको चिकनी कोथड़ी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कोथड़ी मिल जाए या गोथड़ी मिल जाए, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। बरी पड़ला आ जाए या चिकनी गोथली है, इसमें वर पक्ष क्या करता है, वधु के लिए श्रृंगार का सामान, गहना, कपड़ा आदि लाता है ना। देख लेते हैं व्याख्या। डावरिया प्रथा। राजस्थान में राजा महाराजा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ में कुंवारी कन्या भेजते थे। नाता प्रथा क्या होती है, एक प्रकार का सामाजिक समझौता और पुनर्विवाह का तरीका था। बरी पड़ला क्या होता है, तो इसमें वर पक्ष की ओर के वधु के लिए श्रृंगार का सामान, आभूषण लाते हैं। चिकनी कोथली बरू पटली कोई सॉरी बरी पड़ला जो होता है उसी को बोलते हैं। नाता प्रथा में महिला अपनी मर्जी से अन्य पुरुष के साथ में रहने का निर्णय लेती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विवाह निश्चित होने पर कन्या पक्ष की ओर से वर को भेजे जाने वाले उपहार जो है टीका या तिलक कहलाते हैं, है ना। विवाह निश्चित हो जाता है तो कन्या पक्ष की ओर से वर को भेजे जाने वाले उपहार किस नाम से जाने जाते हैं, टीका या तिलक के नाम से। जब विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़की के पिता जो है वो लड़के के लिए कुछ उपहार भेजते हैं, उसको कहते हैं टीका या तिलक। कांकण डोरा एक मांगलिक सूत्र है जो विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन के बांधा जाता है ना। जब उनकी शादी होती है उससे पहले दूल्हे को और दुल्हन को कांकण डोरा बांधा जाता है ना। ये विवाह से पहले बांध दिया जाता है, शादी से जस्ट पहले, और शादी के बाद में जो है ये खोले जाते हैं। शादी के दिन वर के सिर पर सेहरा और उसके ऊपर मोड़ बांधने की क्या है, परंपरा है। जो शादी के अवसर पर क्या होता है कि वर जो है उसके सिर पर सेहरा बांधा जाता है और मोड़ बांधा जाता है। विवाह से एक दिन पूर्व वर वधु की निकाली जाने वाली जो निकासी होती है उसको बोलते हैं बिंदोली। ये एक दिन पूर्व की कोई जरूरी नहीं है, ये बिंदोली निकाली जाती है। अलग अलग दिन रख सकते हैं, कुछ 5 दिन की निकालते हैं तो कुछ 1 दिन की निकालते हैं, कुछ 3 दिन की भी निकाल सकते हैं, कुछ 7 दिन की भी निकालते हैं ना। तो ये विवाह से पूर्व में निकाली जाती है। नेक्स्ट है, अच्छा इतनी है। अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। टीका क्या है, तो विवाह का संबंध तय होने पर लड़की के पिता वर को उपहार भेजते हैं। कांकण डोरा क्या होता है, तो विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन के बांधा जाता है जो शादी के बाद में ही खुलता है। मोड़ शादी के दिन दूल्हे के सिर पर सेहरा सजता है और उस पर मोड़ बांधा जाता है। बिंदोड़ी क्या होती है कि शादी से ठीक पहले एक या अधिक दिन वर वधु के लिए बिंदोली निकाली जाती है। सगुन किसको बोलते हैं, अच्छा ये सभी रस्में जो है मांगलिक और शुभ अवसरों का क्या है, हिस्सा है। उसके बाद देख लेते हैं, वधु के पिता द्वारा बारात का किया जाने वाला स्वागत कहलाता है सामेला या मधुपर्क। ऐसा पूछा जाता है कि सामेला किसको कहते हैं या मधुपर्क किसको कहते हैं। वधु के जो पिता होते हैं वो बारात का स्वागत करते हैं तो उसको बोलते हैं सामेला या मधुपर्क। विनायक स्थापना के बाद में भोजन पकाने के लिए जो लड़कियों के द्वारा, अच्छा विनायक स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई जाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं मुगधड़ा। विनायक जी की स्थापना करते हैं उससे पहले लकड़ियाँ लाई जाती है। ये लकड़ियाँ किसी की भी हो सकती हैं, जैसे कि खेजड़ी की भी हो सकती हैं, और इसके अलावा अलग अलग जगह पर ये अलग अलग पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं, ये लाई जाती हैं, इनको बोलते हैं मुगधड़ा। वर पक्ष की ओर से आयोजित किया जाने वाला विवाह भोज होता है उसको बोलते हैं जानोटन, है ना। वर पक्ष जो है उसकी तरफ से विवाह के अवसर पर भोजन दिया जाता है उसको बोलते हैं जानोटन। सामेला को मधुपर्क भी कहते हैं। वधु पक्ष जो है बारात का आदर सत्कार करता है। मुगधड़ा क्या होता है, तो विनायक या गणेश जी की स्थापना से पहले रसोई के लिए लकड़ियाँ लाई जाती हैं। जानोटन क्या होता है, यह बोझ है जिसमें वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। एक होता है डुकाव। डुकाव किसको बोलते हैं, डुकाव बोलते हैं दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़कर वधु के घर पहुंचता है उसको बोलते हैं। जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधु के घर पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, डुकाव बोलते हैं। झुकाव नहीं है, डुकाव है। क्या बोलते हैं, डुकाव। ऐसे कहते हैं ना कि ये दूल्हे का ढुकाव हो गया है, अब दूल्हे का ढुकाव हो गया है ना। ढुकाव का मतलब क्या हो गया कि दूल्हा अब वधु के घर पहुंच गया है। तोरण क्या होता है, तो तोरण होता है दरवाजे पर बंधे हुए तोरण को वर जो है छड़ी या तलवार से छूता है। तोरण तो आपको पता होगा ही, जब वह शादी के लिए जाता है घोड़ी पर बैठ करके वधु पक्ष के घर, तब क्या होता है कि दूल्हा जो है वो छड़ी से या तलवार, छड़ी और तलवार दोनों से क्या करता है कि तोरण को छूता है, उसको बोलता है। पाणी ग्रहण से लेकर के विदाई तक की रस्में देख लेते हैं। वधु का हाथ वर के हाथ में सौंपने की रस्म को पाणी ग्रहण या हथलेवा जोड़ना कहते हैं। पाणी ग्रहण किसको कहते हैं, वधु का जो हाथ होता है वे वर के हाथ में दे दिया जाता है, इसको हथलेवा जोड़ना भी कहते हैं। हथलेवा के समय में वर के दुपट्टे और वधु की चुनरी में लगाई जाने वाली जो गांठ होती है उसको बोलते हैं छेड़ा छेड़ी।
हथलेवा के समय में दूल्हा दुल्हन का जो दुपट्टा होता है और चुंदरी जो होती है उसको गांठ लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं छेड़ा छेड़ी। क्या बोलते हैं? हथलेवा जो होता है, हथलेवा जोड़ते हैं उस टाइम क्या होता है, दूल्हा दुल्हन के जो दुपट्टे, दूल्हे का हो गया दुपट्टा और दुल्हन की होगी चुनरी, उसको गांठ दे दी जाती है, इसको कहते हैं छेड़ा छेड़ी। कन्यावल में वधु के संबंधी जो है उपवास रख करके विदाई के पश्चात में भोजन करते हैं, ये हो गया कन्यावल। कन्यावल में क्या होता है, उपवास किया जाता है। वर के सामने थाल में सगुन के रूप में जो पैसे रखे जाते हैं उसको बोलते हैं मुठभराई। मुठभराई किसको बोलते हैं? शादी के समय में वर के सामने थाल में रुपये रख करके सगुन के रूप में उसे लेने के कहा जाता है, उसको बोलते हैं मुठभराई। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। पाणी ग्रहण, मुख्य वैवाहिक रस्म जिसमें वधु का हाथ वर को सौंप दिया जाता है। छेड़ा छेड़ी क्या होता है? गठबंधन की रस्म। छेड़ा छेड़ी की बात करें तो हथलेवा के समय संपन्न होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। कन्यावल क्या होता है, तो वधु पक्ष के रिश्तेदार जो है वो विवाह के दिन क्या करते हैं कि व्रत रखते हैं। मुठभराई क्या होता है, सगन के रूप में थाल में रखे पैसों को ग्रहण करना होता है वर को। दहेज या दायजा किसको बोलते हैं, तो विदाई पर कन्या को उसके माता पिता द्वारा दिया गया सामान होता है, उसको बोलते हैं। तुम्हें पता ही है। ओलंदा और ओलंदी जो क्रमशः पुरुष और महिला है जो नववधु के साथ में ससुराल जाते हैं। ओलंदा तो पुरुष हो गया, ओलंदी महिला हो गई, नववधु के साथ में ससुराल जाते हैं। ठीक है, कन्या के वयस्क होने पर उसे पुनः ससुराल भेजना मुकलावा, गोना या अणु कहते हैं। पहले क्या होता था कि छोटी कन्या हुआ करती थी, कन्या और वर, तो उनका क्या होता था कि विवाह कर दिया जाता था। जब वे वयस्क हो जाते थे तो क्या होता था कि कन्या को ससुराल भेज देते थे, उसको बोलते थे मुकलावा, गोना या अणु। बढ़ार किसको बोलते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा जो सामूहिक भोजन दिया जाता है उसको बोलते हैं बढ़ार। बढ़ार किसको बोलते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष जो है वो अपने सगे संबंधियों को क्या देता है? भोजन देता है, उसको बोलते हैं सामूहिक भोजन देता है। टूटिया या खोड़िया जो है बारात आने के बाद में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओलंदी किसको बोलते हैं? नववधु के घर आने वाली महिला ओलंदी कहलाती है और ओलंदा होता है पुरुष। मुकलावा जिसको गोना या अणु कहते हैं, कन्या के वयस्क होने पर किया जाता है। बढ़ार शादी के दूसरे दिन वर पक्ष जो है अपने सगे संबंधियों को सामूहिक भोजन कराता है। टूटिया जिसको टूटकी या खोड़िया के नाम से जानते हैं, जिसे घर की महिलाएं करती है। मृतक को शमशान ले जाने हेतु प्रयुक्त लकड़ी की जो सैया होती है उसको बैकुंठी कहते हैं, जिसके आगे पैसे उछाले जाते हैं, जिसको कहते हैं बखेर, है ना। मृतक को शमशान ले जाने के लिए जो भी बांस या लकड़ी की सैया यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं बैकुंठी। अग्नि के आहुति लेकर के आगे आगे क्या होता है कि पैसे उछाले जाते हैं, उसको बोलते हैं बखेर या उछाल। बखेर या उछाल दोनों कह सकते हैं। अर्थी को घर से शमशान ले जाते समय चौराहे पर उसकी दिशा बदलने की क्रिया को कहते हैं आगेट आदेटा। आदेटा किसको बोलते हैं? आदेटा बोलते हैं कि जब अर्थी को घर से शमशान ले जाते हैं तो चौराहे पर दिशा बदल दी जाती है। ठीक है, एक सेकंड आप रुकेंगे। लोपा वह रस्म है जिसमें मृतक का ज्येष्ठ पुत्र या निकटतम भाई अग्नि की आहुति देता है। लोपा मिल जाता है कई बार लापा भी मिल जाता है ना। मृतक का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है या फिर जो भी निकटतम भाई है वो अग्नि की आहुति देता है, उसको बोलते हैं। बैकुंठी मृतक की अंतिम विदाई तो बांस या लकड़ी की सैया। बखेर या उछाल पैसे उछाले जाते हैं। लोपा बड़ा बेटा या भाई करता है। आदेटा चौराहे पर दिशा बदल जाती है। पानीवाड़ा किसको बोलते हैं? अंत्येष्टि के बाद में स्नान करके परिवार को सांत्वना देने उनके घर जाना पानीवाड़ा कहलाता था। पानीवाड़ा क्या होता है? जब अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार, तो फिर स्नान करके उसके घर पर जाते हैं मृतक के और सांत्वना देते हैं। शांतवाड़ा क्या होता है? तो मृतक के बाद में 12 दिनों तक परिजनों को सांत्वना देने का जो क्रम चलता है उसको बोलते हैं सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा, सांतवाड़ा की जगह है सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा में क्या होता है? मृतक के घर पर 12 दिन तक जो है लोगों का आना जाना रहता है और वो सांत्वना देने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं सांतरवाड़ा। ठीक है, फूल चुनना क्या होता है? तो दाह संस्कार के तीसरे दिन हड्डियां और दांत जो है एकत्र करने के लिए शमशान में जाते हैं, उसको बोलते हैं फूल चुनना। नेक्स्ट है कुल्लड़। एकत्र किए हुए फूलों को शमशान से कुल्लड़ में भर करके लाया जाता है, ये तो हमें पता ही है। भदर क्या होता है? तो शोक की स्थिति में परिवार के जो सदस्य है वो सिर के बाल कटवाते हैं, तो उसको बोलते हैं भदर। मोकाण क्या होता है? तो जिसमें रिश्तेदार मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने उनके घर पर आते हैं। जब क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है तब मृतक के रिश्तेदार जो है परिजनों को सांत्वना देने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं मोकाण।
12वें दिन कराए जाने वाले सामूहिक भोजन को मौसर या नुक्ता कहते हैं, है ना। 12वें दिन जो भी भोजन कराया जाता है सामूहिक, उसको मौसर या नुक्ता कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते स्वयं का मृत्यु भोज कर लेता है, उसको कहते हैं ओसर या जोसर। ओसर, जोसर, मौसर 3 नाम है। मौसर तो मरने के बाद होता है, ओसर जोसर होता है पहले। मौसर मरना, मौसर मरना एक जैसे नाम हो गए। मुकाण, शोक की घड़ी में सगे संबंधियों का सांत्वना देने हेतु आना। ओज को क्या होता है, मृत्यु के समय पूरी रात जो जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं ओज को। ओज को क्या होता है, रात्रि जो जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। रात भर जो जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है मृत्यु के समय हो, जो जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं। मृत्यु के समय ये गलत है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जागरण करते हैं कई बार, कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु के समय हो। मौसर, इसे नुक्ता भी कहते हैं, 12वें दिन होता है। ओसर या दोसर जीवित व्यक्ति करता है। पगड़ी का दस्तूर क्या था, मौसर के दिन मृतक के बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधने का जो दस्तूर होता है उसको बोलते हैं पगड़ी का दस्तूर, है ना। पगड़ी बांधना मृतक के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने का क्या होता है, प्रतीक होता है। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की मांगलिक रस्म को नांगल के नाम से जाना जाता है। नांगल किसको कहते हैं, जब नया घर बनाते हैं तो घर का उद्घाटन करते हैं तो उसको बोलते हैं नांगल, ठीक है। पुत्र जन्म के अवसर पर ननिहाल पक्ष के द्वारा वस्त्र और आभूषण भेजा जाता है उसको बोलते हैं जामड़ा। जामड़ा किसको बोलते हैं, जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो ननिहाल पक्ष जो है वो वस्त्र आभूषण भेंट करता है। बच्चे के जन्म के बाद पहली होली पर ननिहाल पक्ष से आने वाले उपहार क्या कहलाते हैं, ढूंढ कहलाते हैं। ढूंढ किसको बोलते हैं, बच्चे के जन्म के बाद में पहली होली पर जब पहली होली आती है तो ननिहाल पक्ष क्या करता है, उपहार भेजता है, उसको बोलते हैं ढूंढ, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। नांगल, नए घर उद्घाटन पर। जामना क्या होता है, शिशु जन्म पर नाना नानी की ओर से भेंट दिया जाता है। जलवा या कुआं पूजन क्या होता है, तो सर बालक जन्म के कुछ दिन बाद कुएं पर निकाली जाने वाली जो शोभा यात्रा होती है उसको बोलते हैं जलवा या कुआं पूजन, है ना। जलवा या कुआं पूजन किसको बोलते हैं, बालक के जन्म के कुछ दिन बाद में पूजा के लिए गांव के कुएं पर जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। ढूंढ, जैसा कि हमने पढ़ लिया, पहली होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से आता है। कीणा किसको बोलते हैं, सब्जी या सामान खरीदने के बदले जो भी भुगतान किए जाने वाला अनाज होता है उसको बोलते हैं कीणा। कीणा किसको बोलते हैं, सब्जी या अन्य सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी अनाज दिया जाता है उसको बोलते हैं। आखा किसको बोलते हैं, मांगलिक कार्यों में उपयोग आने वाले चावल या गेहूं के जो दाने होते हैं उसको बोलते हैं आखा, है ना। आखा किसको बोलते हैं, मांगलिक अवसरों पर काम आने वाले जो भी चावल या गेहूं के दाने उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है तिलक पछेवड़ा, वह वस्त्र है जिसे भेंट स्वरूप किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तिलक पछेवड़ा किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है उसको बोलते हैं। भेंट स्वरूप दिए जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तिलक पछेवड़ा। जो व्यक्ति मार्ग में काफिले या कारवा को लूटते हैं उनको बोलते हैं दावड़िया। दावड़िया किसको बोलते हैं, जो किसी कारवा या काफिले को लूट लेता है। लोक गाथा सुनाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बातपोष, है ना। लोक गाथा कहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बातपोष। तिलक पछेवड़ा ये सम्मान या भेंट के रूप में दिए जाने वाला एक कपड़ा है। दावड़िया पुराने समय में कारवा या काफिले को लूटने वाले लुटेरे होते थे उसको बोलते थे। बातपोष किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो कुशलता से लोक कथाएं और कहानियां सुनाता है उसको बोलते हैं बातपोष। कीणा प्रणाली में अनाज का उपयोग मुद्रा की तरह सामान खरीदने में किया जाता है, ठीक है। कीणा प्रथा में हमने पढ़ ही लिया ये तो। कारवा क्या होता है, व्यापारी या यात्रियों के समूह को कारवा या काफिला कहते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। इस तरीके से हमारा सामाजिक प्रथा और रीति रिवाज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर ये आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ वो आप लोगों को फ़ायदा दे सके। और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम लोग अगली बार सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।